ओके जनाब, तो अब हम बात करते हैं कि हम ऑर्गेनिज़म्स को किस तरह से क्लासिफाई करते हैं। तो हम ऑर्गेनिज़म्स को दो क्लासेस में जो है वो क्लासिफाई करते हैं। एक है यूनिसेल्यूलर, दैट इज़ यूनी मीन्स सिंगल एंड सेल्यूलर मीन्स सेल। के सिंगल सेल से जो चीज़ बनी है वो यूनिसेल्यूलर है, जैसे कि बैक्टीरिया। दूसरा है मल्टी सेल्यूलर, मल्टी मीन्स मैनी या मल्टीपल एंड सेल्यूलर मीन्स सेल। तो जो चीज़ ज़्यादा सेल्स से मिलके बनी हो उसे हम मल्टी सेल्यूलर कहते हैं, जिसमें प्लांट्स आ जाते हैं, एनिमल्स आ जाते हैं। रॉबर्ट हुक जो है वो फर्स्ट साइंटिस्ट था हु डिस्कवर्ड द सेल इन 1665। और कैसे किया कि वो स्लाइस ऑफ बॉटल कॉर्क जो है वो उन्होंने एग्जामिन किया अंडर अ माइक्रोस्कोप, and he found that its structure is resembling the box like living quarters। ठीक है, बॉक्स की तरह के उनको शेप्स नज़र आए, जिस तरह सेल एक किसी भी मेम्ब्रेन पे हम जब माइक्रोस्कोप में देखते हैं जिस तरह हमें नज़र आता है, तो जिस तरह आपको भी यहाँ स्क्रीन पे नज़र आ रहा है बिल्कुल इसी तरह से जो है वो नज़र आता है। सेल्स जो है वो साइज़ में वेरी करते हैं। स्मॉलेस्ट सेल जो है वो बैक्टीरियम है, जो कि माइक्रोप्लाज्मा कहलाता है, और इसकी जो डायमीटर है वो 0.0001 mm होती है। और लार्जेस्ट सेल जो है वो है नर्व सेल दैट रन डाउन अ जिराफ्स नेक। ठीक है ना, तो ये जो जिराफ्स की जो नेक होती है उसमें से जो नर्व सेल पास कर रहा है तो वो सबसे बड़ा नर्व सेल है। और इसकी लेंथ कितनी हो सकती है? 3 मीटर इन लेंथ हो सकता है। मैन इज एस्टिमेटेड टू हैव अबाउट 100 ट्रिलियंस सेल्स इन नंबर। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं कुछ माइलस्टोन्स हैं जिससे हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी किया गया। तो डच साइंटिस्ट थे ह्यूक डिस्कवर्ड बैक्टीरिया इन 1674। फिर उसके बाद आए थियोडोर शिमोन एंड मैथियस। इन्होंने जो है वो प्रपोज किया सेल थ्योरी को, शॉन एंड शेल्डन थ्योरी कहलाती है, जो इन 1839 दे असर्टेड दैट ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। फिर उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन ने जो है वो 1831 में न्यूक्लियस डिस्कवर किया। अब आते हैं हम दो तरह की जो है वो कैटेगरीज होती हैं सेल्स को जब हम कैटेगराइज करते हैं। अभी तो हमने ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज किया था जिसमें हमने यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर की बात की थी। अब हम बात करते हैं सेल को हम किस तरह से कैटेगराइज करेंगे उनकी स्ट्रक्चर की बेसिस पे। एक है प्रोकैरियोट और दूसरा है यूकैरियोट। प्रोकैरियोट जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सेल्स होता है, ये फर्स्ट टाइप ऑफ सेल होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हैं वो ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जिसमें कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती जो कि न्यूक्लियस को सराउंड करे। ठीक है, बैक्टीरिया जो है वो इसकी बेस्ट एग्जांपल होती है। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियाज बहुत आसानी से जो है वो इस हवाले से स्टडी किए जा सकते हैं। देन आता है प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, स्लाइम मोल्ड्स, प्रोटोजोआ एंड एल्गी आर ऑल यूकैरियोट्स। यू मीन्स ट्रू होता है, ठीक है, तो ट्रू कैरियो मीन्स होता है जेनेटिक मटेरियल या न्यूक्लियस के ट्रू जिसके पास जेनेटिक मटेरियल है। These cells have membrane bounded nucleus and membranous organelles। अब इसके पास जो है वो membrane bounded nucleus है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का डिफरेंस, यूनिसेल्यूलर एंड मल्टीसेल्यूलर का डिफरेंस, और किस तरह से माइलस्टोन्स जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी में कवर किए गए वो भी। अब जो है वो जो मेन हमारा टॉपिक है सेल स्ट्रक्चर पे हम बात करेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया कि बायोलॉजिकल साइंसेस में हम थोड़ा थॉरली रीड करेंगे, डिटेल में भी जाएंगे, और फिर आपके जो सवालात होंगे उसके हिसाब से भी हम ज़रूर बात करेंगे। सेल स्ट्रक्चर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ जाती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन इज़ अ थिन लेयर that surrounds all living cells. The plasma membrane separates the cell from its surroundings, protect it from changes in the chemical and physical environment, and regulates the traffic of molecules into and out of the cell. स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा स्ट्रक्चर कि it is semi permeable और selectively permeable, which means it does not allow everything to go in or out of the cell। ठीक है, परमिएबिलिटी जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के हवाले से, क्योंकि जो भी वेस्ट मैटर है या जो न्यूट्रिटिव मैटर है उसको एग्जिट और एंट्रेंस जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इस परमिएबिलिटी की बेसिस पर ही मिलती है। ठीक, देन उसके बाद आते हैं प्रोटोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या है? एवरीथिंग
enclosed inside the cell membrane is protoplasm. जो भी चीज़ सेल मेम्ब्रेन के अंदर है वो प्रोटोप्लाज्म है. साइटोप्लाज्म क्या, अच्छा देन उसके बाद दिस मटेरियल इंक्लूड्स, अब प्रोटोप्लाज्म में होता क्या क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस मेक अप अ सेल्स न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, प्लास्टर्स, माइटोकॉन्ड्रिया एट्सेट्रा. इट इज़ कॉल्ड फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ. ठीक है. फिर उसके बाद आता है द सब्सटेंस विद इन अ प्लांट और एनिमल सेल एक्सक्लूडिंग द न्यूक्लियस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म. अब हम न्यूक्लियस को देखिए, प्रोटोप्लाज्म में न्यूक्लियस इंक्लूडेड था. और जब हम बात करेंगे साइटोप्लाज्म की, साइटो मीन्स होता है सेल. ठीक है ना. तो सेल जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें जो है वो सारी सब्सटेंसेस आ जाएंगे जो कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में होते हैं, लेकिन न्यूक्लियस को इसमें से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा. यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान जितना भी मटेरियल है ना वो आपका साइटोप्लाज्म है. और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद पूरे ही सेल में एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से दूसरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक के फासले में जितना मटेरियल आ रहा है वो सारा का सारा प्रोटोप्लाज्म में काउंट होता है. अच्छा जी, अब आ गया कि इट मीन्स प्रोटोप्लाज्म माइनस न्यूक्लियस इज साइटोप्लाज्म. ठीक है, ये आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा कि हम अगर प्रोटोप्लाज्म में से न्यूक्लियस को माइनस कर दें तो वो साइटोप्लाज्म बन जाता है. अब हम आते हैं जेनेटिक मटीरियल की तरफ कि दो तरह के मुख्तलिफ जेनेटिक मटीरियल होते हैं. जैसे एक को हम कहते हैं डीएनए, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और दूसरा है आरएनए यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड. मोस्ट ऑर्गेनिजम्स हैव डीएनए बट अ फ्यू वायरसेस हैव आरएनए एज देयर जेनेटिक मटीरियल, जैसे कि हमने कोरोना वायरस में भी पढ़ा था. The biological information contained in an organism is encoded in its DNA और RNA sequence. जितनी भी इंफॉर्मेशन बायोलॉजिकल होगी ना कि इस सेल ने कब डिवाइड होना है, कब ग्रो करना है, क्या काम करना है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो कोडेड होती है आरएनए और डीएनए पे, जीन्स की फॉर्म में. जिसमें कि जीन्स में क्या क्या आता है, 4 तरह के सीक्वेंसेस होते हैं जो बनते हैं, एडेनिन, साइटोसिन, थायमीन एंड ग्वानिन. अब हम आ जाते हैं सेल ऑर्गेनील्स की तरफ. सेल ऑर्गेनील्स में कि जितने भी अंदर ऑर्गेन्स हैं सेल के छोटे छोटे, क्योंकि छोटे हैं स्मॉल साइज़ के होते तो ऑर्गेनील्स कह रहे हैं, तो उसके हवाले से हम बात करेंगे कि बेसिकली अंदर सेल के हो क्या रहा है. अब जब हम सेल ऑर्गेनील्स की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास सबसे पहले आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ER भी लिखते हैं. ये एक नेटवर्क की तरह होता है ट्यूब्स के. ठीक है, जो न्यूक्लियस से अटैच होता है. और इसमें दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम्स होते हैं. एक होता है स्मूथ, जिसकी सरफेस बिल्कुल स्मूथ होती है, स्मूथ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है वो. और ये जो है वो लिपिड्स, ऑयल्स, स्टेरॉइड्स एंड कोलेस्ट्रॉल सिक्रीट करवाता है. ट्यूब्स विद अटैच्ड राइबोसोम, अब एक ट्यूब्स ऐसी होती है जिसके ऊपर छोटे छोटे जो है वो राइबोसोम्स अटैच हुए हुए होते हैं, जिसको हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो है वो इन्वॉल्व होती है इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, क्योंकि इस पर राइबोसोम्स अटैच है और राइबोसोम का काम यही होता है कि वो प्रोटीन की प्रोडक्शन करवाता है. इसी तरह जो स्मूथ है तो वो स्मूथ है, उससे आप याद कर सकते हैं कि स्मूथ जो है वो चिकनी सी चीज़ होती है, फ्लैट होती है तो वो ऑयल, कोलेस्ट्रॉल, स्टेरॉइड्स, इस तरह की चीज़ें, लिपिड्स सिक्रीट करवा रहा है. ठीक, तो ये तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हवाले से बात हो गई. देन आते हैं हम गोल्जी अपरेटस. गोल्जी अपरेटस क्या करता है, या गोल्जी बॉडीज़ भी होती हैं, इनको कहते हैं. ये जो है वो टाइनी एलोंगेटेड फ्लैटेंड डिस्क्स, फ्लैटेंड सैक्स पे जो है ना कंसिस्ट करती हैं, जिसको हम सिस्टर्नी भी कहते हैं, विच आर स्टेक्ड पैरेलल टू वन अनदर अलॉन्ग विद सम वैक्यूल्स एंड वेसिकल्स. अब आपको स्क्रीन पे गोल्जी अपरेटस की पिक्चर शो हो रही है कि ये किस तरह की जो है वो फॉर्म में होता है. देखें, टाइनी है, एलोंगेटेड है, और जो है वो फ्लैटेंड सैक लाइक है. ठीक है, विच आर स्टेक्ड पैरेलल, एक के बाद एक जो है ना साथ साथ लगे हुए होते हैं. और जो है वो वैक्यूल्स एंड वेसिकल्स भी इसमें आपको नज़र आएंगे. गोल्जी अपरेटस पैकेजेस प्रोटीन इनसाइड द सेल बिफोर दे आर सेंट फॉर देयर डेस्टिनेशन. ठीक, it is particularly important in the processing of proteins for secretion. Cell products are packed and stored in Golgi complex. अब देखें, जो Golgi apparatus है ना, इसमें ज़्यादातर जो है वो ये apparatus जो है वो प्रोटीन को अपने अंदर जो है ना पैक करके रखता है, और उस वक्त तक रखता है जब तक कि सेल को कहीं ज़रूरत ना हो. जहाँ ज़रूरत होगी तो ये अपने अंदर से ये प्रोडक्ट निकालेगा और कंजम्पशन के लिए फिर ये सिक्रीट कर देता है सेल के अंदर. और फिर उसके बाद जो है वो जहाँ जहाँ इस और प्रोटीन ने ट्रैवल करना है, जहाँ जिस ऑर्गेनील को ज़रूरत है, तो ये वहाँ पे पहुँचा देता है. नेक्स्ट आता है अब राइबोसोम्स. राइबोसोम्स क्या करते हैं, दीज आर स्फेरिकल ग्रेन्यूलर पार्टिकल्स
which are occurring freely in the cytoplasm और remain attached to the rough endoplasmic reticulum। दो जगह आपको ये राइबोसोम मिलेगा, या तो साइटोप्लाज्म में फ्रीली मूव कर रहा होगा या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे अटैच्ड होगा। राइबोसोम्स बेसिकली जो है वो आरएनए एंड प्रोटीन से बने हुए होते हैं और इनका मेन फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस होता है। और उसके बाद जो है ये जो प्रोसेस करवा रहे होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस की, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, इस पे हम जब प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ेंगे तो हम ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन पे भी बात कर लेंगे। अब हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देख लिया, गोल्गी एपरेटस देख लिया, राइबोसोम्स देख लिया, अब लाइजोसोम्स देखेंगे। लाइजोसोम्स क्या हैं? ये टाइनी स्फेरिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि पूरे साइटोप्लाज्म में स्कैटर हुए हुए होते हैं। इनका मेन फंक्शन क्या होता है? डाइजेशन। ठीक है, दे कंटेन पावरफुल डिस्ट्रक्टिव एंजाइम्स जो कि डाइजेशन कर सकते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल की, इसी वजह से इनको कहा जाता है डाइजेस्टिव बैग्स। टाइनी स्फेरिकल सैक्स होते हैं तो इनको डाइजेस्टिव बैग्स का नाम दे दिया गया है। दे आर ऑल्सो केपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग बॉर्न आउट सेल ऑर्गेनीज और इवन डाइजेस्टिंग द एंटायर डैमेज्ड सेल कंटेनिंग दैम। मतलब ये सुसाइड बैग भी कहलाते हैं। ठीक है, अपनी इस एक्टिविटी की वजह से कि जब सेल की फंक्शनिंग ख़राब हो जाए तो ये बहुत से सेल के ऑर्गेनील्स भी खा जाता है और एंटायरली पूरा सेल ही डिस्ट्रक्ट कर देता है, अपने आप को भी डिस्ट्रॉय कर लेता है, सेल को तो पूरे को पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इसलिए इसको सुसाइड बैग भी कहा जाता है। ठीक, तो ये आपको याद रखना है कि लाइसोसोम को डाइजेस्टिव बैग्स भी कहते हैं और सुसाइड बैग भी कहते हैं। फिर उसके बाद आते हैं पैरोक्सिसोम्स। ये क्या होते हैं? बहुत सारे तरीक़ों में ये सिमिलर होते हैं, लाइसोसोम्स की तरह होते हैं बिल्कुल, लेकिन ये स्मॉल होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक्स होते हैं, कंटेन पावरफुल ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स। इनका जो चीफ फंक्शन होता है, ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो है जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जो कि जितना भी जो चीफ फंक्शन है ना इनका, वो ये है कि ये रिमूव करते हैं टॉक्सिक सब्सटेंसेस। फिर उसके बाद पेरियोक्सिसोम्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं न्यूट्रिशन को दैट सेल हैज़ एक्वायर्ड। जो भी सेल ने अपनी एफर्ट लगा के और सारी डाइजेशन और सारे प्रोसेसेस के बाद जो न्यूट्रिशन हासिल किया होता है, ये उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। दे आर वेरी वेल नोन फॉर डाइजेस्टिंग फैटी एसिड्स। अब इनका बहुत अच्छा जो काम है कि ये डाइजेस्ट फैटी एसिड्स को जो है वो डाइजेस्ट कर लेते हैं और ये कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस में और डाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड में अपना रोल बहुत अच्छा प्ले करते हैं। ये ऑर्गेनीज जो है वो कहाँ कहाँ मिल सकते हैं आपको? लिवर में, किडनी में और किडनी में ज़्यादा नंबर में मिलते हैं। फिर उसके बाद हम आते हैं सेंट्रोसोम्स एंड सेंट्रियोल्स कि ये क्या चीज़ है। ओके, तो सेंट्रोसोम्स जो है इनको हम माइक्रोट्यूब्यूल्स भी कहते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। ये जो है वो ऐसा सेल का एरिया है जहाँ माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं। विद इन एन एनिमल सेल centrosome there is a pair of small organelles or centrioles, each made up of ring of 9 groups of microtubules। ठीक है, यानी कि सेंट्रियोल जो है वो कैसे बन रहा है? सेंट्रोसोम से बन रहा है, माइक्रोट्यूब्यूल्स से बन रहा है। द टू सेंट्रियोल्स आर अरेंज सच दैट वन इज़ परपेंडिकुलर टू द अदर। ठीक है ना, बिल्कुल इसी तरह से जो है वो अरेंज होगा कि एक परपेंडिकुलर शेप बनाएगा, एक जो माइक्रोट्यूब्यूल है या सेंट्रियोल है वो दूसरे पे परपेंडिकुलरली स्टैंड कर रहा है। ठीक है, देन उसके बाद जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स ग्रो इन अ स्पिंडल which is responsible for separating replicated chromosomes into two daughter cells. With plant cells have centrosomes that function much like animal cells. Centrosomes, however, unlike centrosomes in animal cell, they do not have centrioles। ठीक है, अब आपको पता चल गया होगा कि सेंट्रोसोम्स कहाँ पे हैं और सेंट्रियोल्स कहाँ पे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के हवाले से जब हम बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सिलेंड्रिकल रॉड शेप और स्फेरिकल ऑर्गेनील होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड इन द साइटोप्लाज्म। Each mitochondria is bound by a double membrane. Mitochondria is a site for cellular respiration, यानी mitochondria का काम देख लीजिए कि क्या क्या होता है। देन उसके बाद है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एनर्जी इज रिलीज्ड एंड स्टोर्ड एज हाई एनर्जी मॉलिक्यूल, जिसे हम कहते हैं ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये रेडिली अवेलेबल एनर्जी की फॉर्म है। देयरफॉर माइटोकॉन्ड्रिया आर टर्म्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। अब आपको ये टर्म याद रखनी है कि पावर ऑफ द हाउस ऑफ द सेल कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया है। देन द बॉडी सेल्स यूज़ द एनर्जी स्टोर्ड इन ATP फॉर डिफरेंट पर्पसेस। फिर उसके बाद जब बॉडी को ज़रूरत होती है तो माइटोकॉन्ड्रिया को सिग्नल पहुंचाया जाता है। सेल की बॉडी को जब ज़रूरत होती है न्यूट्रिएंट की तो माइटोकॉन्ड्रिया को मैसेज पहुंचाया जाता है, वो एनर्जी रिलीज़ कर देता है। देन न्यूक्लियस पे आते हैं। न्यूक्लियस जो है वो सबसे ज़्यादा अहम हिस्सा होता है किसी भी सेल का,
बहुत प्रोमिनेंट होता है, स्फेरिकल और ओवल स्ट्रक्चर में होता है, जो कि सेंटर ऑफ द सेल पाया जाता है। ये जो है वो सारी जो सेल के अंदर एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनको कंट्रोल करता है, और साथ साथ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, हेरिडिटरी एक्टिविटीज़, इन सब को जो है वो कंट्रोल करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है? डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होती है विच सेपरेट्स द न्यूक्लियोप्लाज्म फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो आपका जो न्यूक्लियोप्लाज्म है उसको साइटोप्लाज्म से डिफ्रेंशिएट कर रही है या अलग रख रही है, मिलने नहीं दे रही है। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज़ माइन्यूट पोर्स विच अलाउ द सिलेक्टिव ट्रांसफर ऑफ मटीरियल बिटवीन द न्यूप्लाज्म एंड द साइटोप्लाज्म। ठीक है ना, ये बात वही आ जाती है जो हमने भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में परमिएबिलिटी पे पढ़ा, तो इसमें भी यही कुछ हो रहा होता है। देन उसके बाद है न्यूक्लियोप्लाज्म। विद इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज अ क्लियर सेमी सॉलिड ग्रेन्युलर सब्सटेंस कॉल्ड the nucleoplasm. The nucleolus are the chromatin network lie suspended in the cytoplasm. और न्यूक्लियोलस जो है इज डिफेंस एंड स्फेरिकल ग्रेन्यूल फाउंड इन द न्यूक्लियस विच कंटेन आरएनए। अब आपको समझ आएगा कि न्यूक्लियोप्लाज्म क्या चीज़ है, कि ये जो है वो बेसिकली सेमी सॉलिड ग्रेन्यूलर सब्सटेंसेस होते हैं, जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कह रहे होते हैं। और न्यूक्लियोलस क्या होता है? न्यूक्लियोलस जो है डेंस एंड स्फेरिकल ग्रैन्यूल्स होते हैं जो कि न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। देन अब आते हैं वैक्यूल्स पे। वैक्यूल्स आर स्टोरेज बबल्स फाउंड इन सेल्स। दे आर फाउंड इन बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल्स। ठीक है, अब आपको जब हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आपको साथ साथ अपने जहन में जो है वो प्लांट सेल और एनिमल सेल के डिफरेंस को भी पॉइंट्स को नोट करते जाना है, सो दैट आपको जब अगर प्लांट सेल और एनिमल सेल के डिफरेंस के हवाले से या वैसे भी प्लांट्स और एनिमल सेल के बारे में कोई नॉलेज पूछी जाए तो आपको पता हो। डिफरेंस याद करने से ये आसानी होगी कि आपको उनके कैरेक्टरिस्टिक्स याद हो जाएंगे आसानी से। ठीक है, देन उसके बाद वैक्यूल माइट स्टोर फूड और एनी वेराइटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स अ सेल might need to survive. They can even store waste products so the rest of the cell is protected from contamination. यानी ये दो तरह से काम कर रहा है, डाइजेशन भी कर देता है, स्टोरेज भी कर देता है, और अगर कोई वेस्ट प्रोडक्ट है तो उसको इवैक्यूएट भी करवा देता है। इवेंचुअली दोज वेस्ट प्रोडक्ट्स वुड बी सेंट आउट ऑफ द सेल। अब इसमें वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर कैसे निकलवाता है? कोई जो है वो जादू होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वैक्यूल जो है वो जाके प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के ऊपर अटैच हो जाता है, एंड आहिस्ता 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 जो है वो जितना भी उसके अंदर भरा हुआ होता है वो सारा जो है वो उस जगह पे निकाल देता है, जितना भी जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट उसके अंदर था। तो इस तरह से जो है वो ये एनिमल सेल या प्लांट सेल के स्ट्रक्चर को वेस्ट मैटर से पाक करता है। अब हम आते हैं सेल वॉल की तरफ। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्टिंग्विश फीचर ऑफ प्लांट सेल इज़ द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। ठीक है, प्लांट सेल को हम डिफ्रेंशिएट ही एनिमल सेल और प्लांट सेल को ऐसे करते हैं कि प्लांट सेल में हमारे पास सेल वॉल होती है, जबकि एनिमल सेल में जो है वो हमारे पास सेल वॉल नहीं होती है। This wall protects the cellular contents and limit the cell size. It is located outside the cell membrane and provides the cell with structural support and protection. In addition to acting as a filtering mechanism, cell walls are also found in bacteria, fungi, and algae. Animals and protozoa do not have a cell wall. तो ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अब हम आते हैं प्लास्टिड्स पर। प्लास्टिड्स जो है वो मेजर ऑर्गेनील हैं जो कि सेल ऑफ प्लांट्स एंड एल्गी में पाए जाते हैं। दे आर साइट ऑफ मैन्युफैक्चर एंड स्टोरेज ऑफ इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स। प्लास्टिड्स में जो है वो बेसिकली पिगमेंट्स होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस में यूज़ होते हैं, और कुछ ऐसे पिगमेंट्स हैं, कलर्स हैं जो कि चेंज भी होते हैं और सेल का कलर डिटरमाइन करने के लिए यूज़ होते हैं। प्लास्टिड्स में 3 तरह की टाइप्स होती हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के तो नाम से बहुत से लोग फेमिलियर होंगे, ये ग्रीन लीव्स में पाया जाता है। ग्रीन कलर इज़ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, और ये जो है वो फोटोसिंथेसिस करवा रहा होता है, स्टोरेज ऑफ प्रोडक्ट लाइक स्टार्च एंड फॉर सिंथेसिस ऑफ मेनी क्लासेस ऑफ मॉलिक्यूल्स सच एज फैटी एसिड्स। ठीक है, ये वाले काम भी कर रहा होता है। देन क्रोमोप्लास्ट क्या है? क्रोमोप्लास्ट में येलो, ऑरेंज एंड रेड कलर्स मिलते हैं जो कि ज़्यादातर फ्लावर्स और फ्रूट्स में होते हैं, इवन वेजिटेबल्स में भी होते हैं। दे गिव कलर टू द प्लांट्स एंड अदर देन ग्रीन। क्रोमोप्लास्ट, क्रोमो मीन्स कलर होता है, ठीक है ना, तो अदर देन ग्रीन जो भी कलर्स होंगे वो क्रोमोप्लास्ट वाला काम कर रहे होंगे। देन ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूको मीन्स वाइट होता है। दे आर कलरलेस एंड फाउंड इन रूट्स, सीड्स एंड अंडरग्राउंड स्टेम्स। अब आते हैं हम डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल। तो मैं पॉइंट्स पर देती हूँ, आपको स्क्रीन पे भी जो है वो शो हो रहा होगा, इसको साथ साथ देखते जाइए कि सेल वॉल, एनिमल सेल की हम बात करें तो सेल वॉल एब्सेंट होती है, एंड सेल्यूलोज इन एनी फॉर्म इज़ ऑल्सो एब्सेंट।
जबकि प्लांट सेल में जो है वो सेल वॉल मौजूद होती है और सेलुलोज प्रेजेंट होता है। फिर उसके बाद हम एनिमल सेल में साइटोप्लाज्म अगर देखें तो साइटोप्लाज्म इज डेंसर, मोर ग्रेन्यूलर एंड ऑक्यूपाइज मोस्ट ऑफ द स्पेस इन सेल। जबकि जो एनिमल सेल है उसमें साइटोप्लाज्म जो है वो पुश कर दिया जाता है पेरिफेरीज की तरफ एंड फॉर्म्स अ थिन लाइनिंग अगेंस्ट द सेल वॉल। ये जो है वो प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है। देन एनिमल सेल में जो है वो स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं कंसर्न विद एक्सक्रीशन और सिक्रीशन, जबकि प्लांट सेल में जो है वो एक बहुत बड़ा लार्ज एक सिंगल जो है वो वैक्यूल मौजूद होता है, ठीक है, सेंट्रल स्पेस में, जो कि ऑक्यूपाई कर लेता है लार्ज एरिया ऑफ प्लांट सेल। देन न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है एनिमल सेल में, और यहाँ पे क्या होगा कि न्यूक्लियस जो है वो सेंटर पे नहीं होता, क्योंकि वैक्यूल का साइज़ इतना बड़ा होता है कि न्यूक्लियस जो है वो साइड एज पे लग जाता है जाके सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल के। देन प्लास्टिड्स जो है वो एब्सेंट होते हैं एनिमल सेल्स में, प्लास्टिड्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं प्लांट सेल में। सेंट्रियोल्स आर एब्सेंट इन एनिमल सेल और सेंट्रियोल्स जो है वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं। देन उसके बाद ग्लाइकोजन इज रिजर्व फूड इन एनिमल सेल्स और स्टार्च जो है वो प्लांट्स में जो है वो रिजर्व फूड है। देन यूजुअली स्मॉलर इन साइज एंड इन डिफरेंट शेप्स। एनिमल सेल हमेशा जो है ना डिफरेंट साइज़ में होगा, स्मॉलर शेप में होगा, जबकि प्लांट सेल यूजुअली लार्जर इन साइज होता है एंड आर रेक्टेंगुलर। और फिर उसके बाद सीलिया आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स और सीलिया जो है वो रेयरली प्रेजेंट होते हैं प्लांट सेल के अंदर। तो ये आपका बेसिक जो सेल का स्ट्रक्चर है, उसमें सारी जो है ना ऑर्गेनील्स उसके आ गए, उसके कंटेंट्स आ गए, फिर उसके बाद उसका डिफरेंस। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। नेक्स्ट टाइम पे हम इसको फर्दर और जो इसके आगे की कंटिन्यूएशन है कि अब सेल तो हमने पढ़ लिया, अब सेल डिवीज़न भी होती है। देन उसके बाद सेल डिवीज़न में भी खुद इटसेल्फ बहुत सारे प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, उसी में फिर आप क्रोमोसोम्स को भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे एंड न्यूक्लिक एसिड को पढ़ेंगे, तो फिर हम डीएनए, आरएनए और जेनेटिक मटेरियल को भी साथ साथ इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो अभी के लिए इतना मेरे ख़्याल में काफ़ी है। बाकी आप इसको बहुत अच्छे से सुने, एंजॉय करें। अगर कोई सवाल ऐसा क्वेरी हो तो यू कैन आस्क। थैंक यू सो मच।